गरीब बेटियों की भूख। सोनू दीदी, पहले बापू ये घर छोड़कर चले गए और अब माँ भी हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गई है। हाँ दीदी, अब हम इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हो गए हैं। हम किसके सहारे रहेंगे? भगवान पता नहीं हमसे क्या चाहते हैं, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है। हमें एक दूसरे का सहारा बनकर रहना है। अगर माँ हमें ऐसे उदास देखेगी तो उनको बहुत दुख होगा। तभी 4 साल की मीरा रोने लगती है। माँ कहाँ है? मुझे माँ के पास जाना है। चुप हो जा मीरा, हम सब है ना तेरे साथ। हाँ मीरा, चुप हो जा। तुम्हें भूख लगी है क्या? मीरा माँ माँ बोलते हुए रोए जा रही थी। लेकिन घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी एक औरत उनके लिए खाना लेकर आती है। ये लो बेटा, ये खाना खा लेना, और हाँ, अपना सामान बांध लो। तुम्हारे चाचा तुम सबको अपने साथ लेकर जा रहे हैं। सोनू, मोनू, राधा, रूपा और मीरा पांचों बहनों का आज इस दुनिया में कोई नहीं था, क्योंकि उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही और उनके पिता 3 साल पहले ही ये घर छोड़कर चले गए थे और किसी और से शादी करके उन्होंने अपना नया घर बसा लिया था। ठीक है आंटी जी, हम खाना खाकर सामान बांध लेते हैं। और वो औरत वहाँ से चली जाती है। क्या चाचा जी हमें अपने साथ शहर लेकर जा रहे हैं? हाँ, अब हम चाचा जी के ही साथ रहेंगे। पांचों बहनें खाना खाती हैं और बड़ी बहन सोनू और मोनू सबका सामान बांध लेती हैं। तभी उनके चाचा रोशन वहाँ आते हैं। तुम सब अपना सामान बांध लो, हम आज ही शहर चले जाएंगे। चाचा जी, दीदी ने सबका सामान बांध लिया है। ठीक है, हम अभी निकलते हैं, ट्रेन का समय हो रहा है। पांचों बहनें अपने चाचा रोशन के साथ गुजरात आ जाती हैं, पर उन्हें देखकर उनकी चाची नंदनी बहुत भड़क जाती है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम वहाँ अपनी जमीन बेचने गए थे, तो इन पांचों आफतों को क्यों यहाँ पर उठा कर लाए हो? अरे तो और क्या करता, वहाँ वो गांव के लोग मुझे ऐसे जमीन बेचने देते क्या? वैसे भी वहाँ इन सबको देखने वाला कोई नहीं है, इसीलिए उन लोगों ने इन्हें मेरे साथ भेज दिया है। अब कुछ भी है, इन्हें यहाँ रखो, बाकी बाद में सोचेंगे। तभी वहाँ राधा आती है। चाची, भूख लगी है। उधर बैठो, अभी खाना देती हूँ। चीकू बेटा, जरा इधर आओ, ये ब्रेड उन पांचों बहनों को दे दो, वो खा लेंगी। पर मम्मी, आप तो बोल रहे थे कि ये पुरानी ब्रेड है और ये एक्सपायर हो गई है, इसे फेंकने के लिए आपने बोला था। अरे बेटा, फेंकने से तो अच्छा है ना, इन पांचों बहनों के पेट में चली जाएगी। और वैसे भी अब इन्हें मैं बचा कुचा ही खाना दूंगी, इतने पैसे नहीं जो इनके लिए अलग से खाना बनाऊं। नंदनी उन पांचों बहनों को पुरानी ब्रेड खाने के लिए दे देती है। कुछ देर के बाद वो सब चीकू से बात करने लगती हैं। सोनू दीदी, आपकी मम्मी को क्या हुआ था? वो कुछ दिनों से बीमार थी। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि मम्मी को बड़े अस्पताल ले जा सकते, इसलिए उनकी मौत हो गई। ए लड़कियों, ये रोना धोना बंद करो, ये हमारा घर है। मेरे बच्चों के सामने अगर गरीबी और भुखमरी की बातें की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, पांचों लड़कियां यहाँ खाली बैठने के लिए नहीं आई हो। मेरे घर में ना कोई काम वाली नहीं है जो घर का काम करेंगी। चुपचाप खड़ी हो जाओ। जिसको जो काम दूंगी वो समय पर निपटा लेना, ठीक है? जी मम्मी जी, हम सब काम कर लेंगे, आप हमें बता दिया करना। घर की साफ सफाई, रसोई के बर्तन, तीनों समय का खाना बनाना, कपड़े धोना, बाजार से सारा सामान लाना, ये सारे काम अब से तुम लोग करोगी, समझी? छोटी छोटी बच्चियां घर के कामों में लग जाती हैं। एक दिन कपड़े धोते हुए रूपा और राधा के कपड़े गीले हो जाते हैं और उन्हें ठंड लगने लगती है, इसलिए दोनों बहनें दूसरे कपड़े पहन लेती हैं और गीले कपड़ों को धोने के लिए रख देती हैं। तभी वहाँ नंदनी आती है। अरे ये क्या, तुम दोनों ने कपड़े क्यों बदल लिए?
चाची जी, कपड़े धोते हुए हमारे कपड़े गीले हो गए थे, इसलिए हमने कपड़े बदल दिए। हम इन गीले कपड़ों को अभी धो लेंगे। तुम दोनों का दिमाग खराब है क्या? चलो वही गीले कपड़े पहन लो। तुम्हें क्या लगता है ये कपड़े धोने का साबुन मुफ्त में मिलता है? अगर ऐसे ही तुम सब चीजों की बर्बादी करने लगी तो बस चल लिया मेरा घर। तो मेरी बात ना कान खोल कर सुन लो, जब तक मैं नहीं बोलूंगी ना, तुम सब ना साबुन से नहाओगी और ना ही अपने कपड़े धोगी। दोनों बच्चियां फिर से गीले कपड़े पहन लेती हैं और धूप में खड़े होकर अपने कपड़ों को सुखाने लगती हैं। तभी वहाँ चीकू आता है। दीदी, आपको पता है मेरा जन्मदिन आने वाला है और मेरे जन्मदिन पर बहुत तरह तरह की खाने की चीजें आती हैं। सच? फिर तो बहुत मजा आएगा। मैं तो पेट भरकर खाना खाऊंगी। दीदी, आपको कौन सा केक पसंद है? मैंने तो आज तक कभी केक खाया ही नहीं और ना ही कभी सुना है। बहुत स्वादिष्ट होता है क्या? मैं अपने जन्मदिन पर चॉकलेट केक मंगवाता हूँ। हम तो कैसा भी केक खा लेंगे चीकू। तभी वहाँ नंदिनी आती है। तुम दोनों मेरे बेटे को क्या सिखा रही हो? जाओ जल्दी घर की सफाई करो। दोनों बहनें घर की सफाई में लग जाती हैं। तभी नंदिनी रसोई में आती है। तुम दोनों को कितनी देर हो गई खाना बनाने में? जल्दी करो, हमें भूख लगी है। जी चाची जी, बस बन गया है। नंदिनी और चीकू खाना खाते हैं और पांचों बच्चियां उनको देख रही थी। अरे अब हमें क्यों घूर रही हो? खाने में भी नजर लगा दोगी क्या, मनहूस कहीं की? पांचों बहनें दूसरी तरफ मुंह कर लेती हैं। उसके बाद वो दोनों भरपेट खाना खाते हैं। ये पनीर की सब्जी अपने चाचा के लिए रख दे। तुम लोग जो फ्रिज में वो कड़ी पड़ी है ना, उसे ही मिलाकर बांट लेना, लेकिन उससे पहले ये सब बर्तन उठाकर साफ करो। मोनू, मैं जल्दी से बर्तन कर देती हूँ। तू जा फ्रिज में से कड़ी निकाल कर सबको खाना दे दे। दीदी, मुझे पनीर की सब्जी खानी है। नहीं मीरा, वो सब्जी चाची जी ने चाचा जी के लिए रखने के लिए बोला है। नहीं, मुझे पनीर की सब्जी खानी है दीदी। और मीरा रोने लगती है। अच्छा, रोना बंद कर, मैं थोड़ी सी तुम्हें निकाल कर देती हूँ। सोनू थोड़ी सी सब्जी निकालकर मीरा को देती है। मीरा पनीर की सब्जी खाने ही लगी थी कि तभी वहाँ नंदिनी आ जाती है और पनीर की सब्जी देखकर बहुत गुस्सा होती है। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चोरी करने की? जब तुम्हें मैंने बोला था तो समझ में नहीं आता है क्या? और वो पांचों बहनों को थप्पड़ लगा देती है और उनके आगे से खाना भी उठा लेती है। अब देखती हूँ तुम सबको कैसे खाना खाती हो। माफ कर दो चाची जी, वो मीरा का पनीर खाने का मन था। नंदिनी एक और चांटा मीरा को मारती है। बस करिए चाची जी, गलती हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। नंदिनी सारा खाना फ्रिज में रखकर लॉक कर देती है और पांचों बहनें आज भूखी ही सो जाती हैं। हम जब चाचा जी के साथ यहाँ शहर आए थे तो सोचा था हम यहाँ खुश रहेंगे, पर चाची तो हमसे बहुत काम करवाती है और हमें खाना भी नहीं देती। मुझे यहाँ नहीं रहना दीदी, चलो ना हम अपने घर चलते हैं। हम अब वहाँ नहीं जा सकते, चाचा जी ने वहाँ का घर और जमीन सब कुछ बेच दिया है। पांचों बहनें फूट फूट कर रोने लगती हैं। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। अगले दिन चीकू का जन्मदिन था। नंदिनी सब बहनों को घर के काम करने को बोल देती है और सोनू और मोनू से वो बहुत सारा काम करवाती है। खाना बनवाती है, साफ सफाई करवाती है। काम करते करते सुबह से शाम हो गई थी और पांचों बहनें भूखी प्यासी काम में लगी थी। मेहमानों के आने का ना समय हो गया है, तुम पांचों जल्दी जाओ और पीछे के स्टोर रूम में चली जाओ। जाओ, और खबरदार किसी की आवाज आई तो किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम यहाँ रहती हो। नंदिनी पांचों को कमरे में बंद कर देती है और बाहर से लॉक लगा देती है। दूसरी तरफ मेहमान आने लगते हैं और चीकू को बहुत सारे गिफ्ट्स देते हैं। दीदी, मुझे बहुत प्यास लगी है। राधा, पानी तो अभी नहीं मिल सकता,
तुम थोड़ी देर और रुक जाओ, घर में बहुत सारे मेहमान आए हैं। जब सब लोग चले जाएंगे तो चाची जी लॉक खोल देंगी। मुझे बहुत भूख लगी है दीदी, हमें खाना कब मिलेगा? मिल जाएगा, जब सब मेहमान खाना खाकर चले जाएंगे फिर हम भी खाना खाएंगे। दीदी, अगर तब तक सारा खाना खत्म हो गया तो? नहीं होगा, हमने बहुत सारा खाना बनाया है। इधर सारे मेहमान खाना खा रहे थे और दूसरी तरफ पांचों बहनें भूखी प्यासी मेहमानों के जाने का इंतजार कर रही थी। राधा का प्यास से गला सूख रहा था। दीदी, पानी चाहिए। बस राधा, थोड़ी देर और। मुझे राधा की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। दीदी, चाची ने राधा को सुबह से गुब्बारे फुलाने में लगाया था और उसको बिल्कुल भी उठने नहीं दिया था। तभी राधा पानी मांगते मांगते आंखें बंद कर लेती है। राधा, क्या हुआ तुम्हें? कुछ तो बोलो राधा। रात के 12 बज गए थे और मेहमान अपने अपने घर जा रहे थे। तभी सोनू जोर जोर से अपने चाचा चाची को बुलाने लगती है। चाचा जी, दरवाजा खोलो, देखो ना राधा को क्या हो गया है। चाची, दरवाजा खोलो। नंदिनी हॉल में अपने कुछ मेहमानों के साथ थी। तभी रोशन का बॉस और उसकी पत्नी कल्पना वहां से अपने घर जा रहे थे। वो बच्चियों की आवाज सुनते हैं। अरे, यहाँ कौन है? लगता है कुछ बच्चे अंदर हैं। बेटा, आप ठीक हो? नहीं, मेरी बहन को पता नहीं क्या हो गया है, वो कब से पानी मांग रही थी। घबराओ नहीं, मैं अभी ताला खुलवाती हूँ। तभी रोशन का बॉस और उसकी बीवी नंदिनी के पास आते हैं और उनसे जल्दी से कमरे की चाबी मांगते हैं। अरे सर, आप जाओ, हम देख लेंगे, वो घर में काम करने वाली के बच्चे हैं। मैं अभी पुलिस को फोन करने वाली हूँ, जल्दी से चाबी दो। नंदिनी चाबी लाती है और लॉक खोलती है तो सारी बच्चियां अंदर रो रही थी और राधा जमीन पर बेहोश पड़ी थी। बॉस की पत्नी कल्पना जल्दी से उसे पानी के छींटे मारती है। राधा होश में आती है और उसे पानी पिलाया जाता है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? बच्चों को यहाँ बंद क्यों किया हुआ है? जी वो क्या है ना, इन बच्चों को सोना था तो मैंने इन्हें यहाँ कमरे में सुला दिया। इनको कोई परेशानी ना हो इसलिए मैंने बाहर से ताला लगा दिया था। बेटा, आपने खाना खाया? नहीं आंटी जी, हम सुबह से भूखे हैं। चाची जी ने हमसे सुबह से खाना बनवाया, सब कुछ काम कराया और बोल रही थी कि जब सब मेहमान चले जाएंगे तो वो हमें खाना देगी। तभी कल्पना पुलिस को फोन करती है और कुछ ही देर में पुलिस रोशन के घर के बाहर आ जाती है। पांचों बच्चियां सारी बात पुलिस को बताती हैं कि कैसे उनकी चाची उनसे घर का सारा काम करवाती है और खाना भी नहीं देती। पांचों बच्चों का भूख से बुरा हाल था। देखो बच्चियों का कैसा हाल किया है बेदर्द इस चाची ने। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, ऐसे लोगों को जो छोटी अनाथ बच्चियों पर ऐसे जुल्म करते हैं। चलो बच्चों, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। कल्पना जी, अगर आप जैसी समाज सेविका हमारे देश में हो तो इस देश में अनाथ बच्चों पर कभी कोई जुल्म ना हो। मैं आपको बहुत सालों से जानता हूँ, आपने बहुत से अनाथ बच्चों को आश्रय दिया है। इंस्पेक्टर साहब, ये तो मेरा काम है। उम्र के इस पड़ाव पर आते आते मैंने दुनिया के कई रंग देख लिए हैं। मैं जब तक जिंदा हूँ अनाथ बच्चों को आश्रय देती रहूंगी और अपना फर्ज निभाती रहूंगी। कल्पना पांचों बच्चियों को अपने साथ अपने एनजीओ में ले जाती है और सोनू के कहने पर उसके चाचा चाची को सजा नहीं होती। वो बच्चियां जानती थी कि अगर उनके चाचा चाची को सजा हुई तो चीकू भी उनकी तरह अनाथ हो जाएगा। रोशन और नंदिनी की हर तरफ बहुत बदनामी होती है। हर तरफ मोहल्ले वाले उनके बारे में तरह तरह की बातें बनाते थे। इधर पांचों बच्चियां कल्पना के एनजीओ में बहुत खुश थी। माँ, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी। स्कूल नहीं जाएगी? लेकिन क्यों बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना?
हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे अब स्कूल नहीं जाना माँ। मुझे आपके साथ काम करना है। अगर दोबारा ऐसा बोला ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। चल जल्दी से स्कूल जाने के लिए तैयार हो जा। माँ, आज स्कूल की फीस मंगवाई है। अरे, तो फीस मंगवाई है तो मुझे क्यों नहीं बताया? कैसे बताती माँ? मुझे नहीं पता, घर में पैसे नहीं है। पिछले 1 हफ्ते से हम अचार के साथ सूखी रोटी खा रहे हैं। दाल सब्जी लेने के लिए तक पैसे नहीं है। फिर मेरे स्कूल की फीस कहाँ से आएगी? मैं आज से ना आपके साथ काम करने के लिए जाया करूंगी और आपकी मदद किया करूंगी। पागल है क्या? तेरा दिमाग खराब है। मैंने तेरा एडमिशन अच्छे स्कूल में कराया है। तुझे पता है ना, हम चाहे खाना कैसा भी खाएं, लेकिन तेरी पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए, समझी तू? ऐसा बोलकर सीमा की आंखों से आंसू आ जाते हैं। तू आज स्कूल जा, मैं आज ही कुछ करती हूँ। माँ, आप मुझे कर्ज लेकर क्यों पढ़ा रही हो? बेटा, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। ये पैसे कहाँ से आएंगे, ये बात सोचकर परेशान मत हो। माँ, आप कर्ज लेकर मुझे मत पढ़ाओ। मुझे ऐसे स्कूल नहीं जाना। वहाँ सब मेरा मजाक बनाते हैं माँ। मेरे टिफिन में सूखी रोटी देखकर हंसते हैं वो लोग मुझ पर। तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा। तू भूल क्यों जाती है कि तुझे बड़ी सरकारी अफसर बनना है? तुझे दिखाना है और अपने बापू का सपना पूरा करना है। लोगों का हम पर हंसना, बातें बनाना, ये सब हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। तो सिर्फ हमारे सपने की तरफ देख बेटा। लोग क्या बोलते हैं उनको बोलने दे, समझी? अपनी माँ की बातें सुनकर कामिनी रोने लगती है और अपनी माँ के गले लग जाती है। ये कहानी है सीमा और उसकी बेटी की। सीमा की बेटी कामिनी 12वीं कक्षा में पढ़ती है। सीमा का पति एक फैक्ट्री में काम करता था। 2 साल पहले उसकी मौत हो गई थी। अब कामिनी की ही सारी जिम्मेदारी सीमा के कंधों पर थी। सीमा गांव के घर में ही काम किया करती थी और अपनी बेटी को पढ़ा रही थी। सीमा के पति अशोक का सपना था कि उसकी बेटी सरकारी अफसर बने। वही सपना आज सीमा पूरा करना चाहती थी और बहुत मेहनत करके अपनी बेटी को पढ़ा रही थी। अगले दिन सीमा कहीं से उधारी मांगकर कामिनी के स्कूल की फीस भर देती है और ऐसे ही 2 साल बीत गए और कामिनी कॉलेज में पहुंच गई थी। माँ, मैंने आपको बताया था ना कि मुझे कॉलेज के साथ साथ कोचिंग लेनी है, तो उसकी फीस 20,000 रुपए देनी है माँ। हाँ हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, आज पैसे आ जाएंगे। तू कल फीस जमा करा देना, ठीक है? ठीक है माँ। कामिनी कॉलेज चली जाती है, लेकिन सीमा को कैसे भी करके आज पैसे लाने थे। सीमा काम पर चली जाती है और जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर लेती है। मैडम जी, मुझे 20,000 रुपए उधार मिल सकते हैं? मैं धीरे धीरे चुका दूंगी। 20,000 रुपए? लेकिन तुम्हें क्यों चाहिए? वो मैडम जी, मेरी बेटी सरकारी नौकरी के लिए कोचिंग ले रही है, उसकी फीस जमा करवानी है। हाँ, अरे अपनी बेटी को मना करो ये कोचिंग जाने से, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, तुम लोगों का तो धंधा बन गया है। वैसे भी मेरे पास फालतू के पैसे नहीं है, समझी? सीमा बहुत परेशान हो जाती है। अब क्या करूं? किससे पैसे मांगूं? सीमा एक गरीब मजदूर थी, उसके पास 20,000 कहाँ से आते? बेटी की पढ़ाई का खर्च तो उठाना ही था, इसलिए सीमा कर्ज लेकर काम चलाने का सोचती है। एक काम करती हूँ, सेठ जी के पास जाती हूँ। माना वो थोड़ा ज्यादा ब्याज पर पैसे देंगे, लेकिन पैसे तो मिल जाएंगे। यही सोचकर सीमा सेठ धनीलाल की हवेली पर पहुंचती है। वहां सेठ धनीलाल और उसके मुंशी सीमा को देखते ही उस पर बातें कसने लगते हैं। लो जी, इस गांव की समझदार औरत आ गई है। तुम्हें पता है उसकी बेटी कॉलेज जाती है? हाँ सेठ जी, गांव वालों से सुना है कि ये सीमा उसको सरकारी अफसर बनाना चाहती है। हाँ हाँ, आज तो सरकारी अफसर की माँ यहाँ क्या करने आई है? पता नहीं कहाँ चली आ रही है। नमस्ते सेठ जी, वो मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। सेठ जी, ये तो फिर से आपसे पैसे लेने आई है।
अरे नहीं नहीं, ध्यान से सुन, वो पहले वाले पैसे देने आई होगी। तभी सीमा सेठ धनीलाल के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। सेठ जी, मुझे 20,000 रुपए का कर्ज चाहिए, मैं आपके पैसे जल्द ही चुका दूंगी। क्यों रे, पिछला कर्ज तो चुकाया नहीं जा रहा, अब नया कर्ज लेने आ गई? अरे कोई शर्म वरम है या नहीं तुम लोगों को? सेठ जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, बस इस बार कर्ज दे दीजिए, 1 साल में सारा पैसा आपका पक्का लौटा दूंगी। अरे मैं कहता हूँ सेठ जी, इसे कर्ज देने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर सीमा दोनों हाथ जोड़कर सेठ के आगे घुटने टेक देती है। सेठ जी, एक बार कर्ज दे दो, मैं साल के अंदर ही आपकी पाई पाई चुका दूंगी। ठीक है, पैसे तो तुम आज ले जाओ, लेकिन याद रखना 1 साल में कर्ज लौटा देना। आप चिंता ना करें सेठ जी, मैं साल भर में ही आपका सारा कर्ज लौटा दूंगी। उसके बाद सीमा पैसे लेकर अपने घर आती है और उसके जाते ही सेठ का मुंशी हंसते हुए कहता है, सेठ जी, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। अरे भला ये मजदूर औरत आपका कर्ज कहाँ से चुका पाएगी? अरे क्या मुंशी, अब भी नहीं समझा क्या तू? मैं भी यही चाहता हूँ कि ये सीमा मेरा कर्ज ना चुका पाए। फिर आपने इसे कर्ज दिया ही क्यों? अरे उसका मकान देखा है, मेन रोड पर बना हुआ है, उस पर कब्जा करूंगा तो लाखों की प्रॉपर्टी हाथ आएगी। तभी मैं सोचूं सेठ जी, सरकार ऐसे तो किसी पर दया नहीं दिखाते। मैंने सेठ जी से पैसे ले तो लिए, लेकिन अब मुझे कुछ करना होगा जिससे मैं उनके पैसे साल भर में लौटा सकूं। अब सीमा एक से ज्यादा लोगों के घरों में काम करने लगी। पूरा पूरा दिन वो लोगों के घरों में काम करती थी और समय भी नहीं होता था उसे कि वो थोड़ा सा सो सके। और ऐसे ही समय बीतता गया। माँ, ये आपने अपनी क्या हालत बना रखी है? पूरा दिन घर से बाहर काम ही करती रहती हो। बेटा, काम नहीं करूंगी तो सेठ के पैसे कैसे चुकाऊंगी? तू बता, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? वो सब ठीक है माँ, लेकिन मुझे डर लगता है। आप मेरी पढ़ाई के लिए सेठ जी से कर्ज लेते हो, वो मुझे ठीक नहीं लगते। सब कहते हैं कि वो बहुत बेईमान है। वो तो मैं जानती हूँ बेटा, पर अभी हम मजबूर है ना। इस बार तुम सरकारी अफसर बन जाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद कामिनी का सरकारी नौकरी का पेपर भी आ जाता है। अब कामिनी दिन रात पढ़ाई करने में लगी हुई थी और इधर सीमा लगातार काम करके बहुत कमजोर हो गई थी। उससे ज्यादा काम भी नहीं हो पाता था। कुछ दिन के बाद सीमा को मजदूरी मिलना बंद हो जाता है। वो रोज काम ढूंढने के लिए जाती और खाली हाथ ही घर लौट आती थी। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? आजकल रोज खाली हाथ ही घर वापस आना पड़ता है। कोई मजदूरी भी नहीं मिल रही, क्या करूं? सुनो जी, मुझे माफ कर दो, अब मुझसे नहीं हो पा रहा यहाँ काम। मैं काम ढूंढने के लिए जाती हूँ, लेकिन लोग मजदूरी देने से मना कर देते हैं। कहते हैं कि मुझे अब आराम की जरूरत है, मैं काम नहीं कर सकती। आप क्यों चले गए हमें छोड़कर? मुझसे अब और नहीं होता। आप मुझे अपने पास बुला लीजिए। कामिनी ये सारी बातें सुन रही थी। वो अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ को गले से लगा लेती है। माँ, आप ऐसे मत रो, सब ठीक हो जाएगा। आपने तो मेरे लिए बहुत कुछ किया है माँ, बस अब कुछ और दिन मैं सब ठीक कर दूंगी माँ। 2 दिन बाद कामिनी का पेपर हो जाता है और उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ था। और इधर सीमा को सेठ के कर्ज की चिंता सताने लगी थी। कामिनी रोते रोते खुद से कहती है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ माँ, जो मुझे आप जैसी माँ मिली है। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं आपको अफसर जरूर बनकर दिखाऊंगी। देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है। फिर एक दिन सेठ धनीलाल और उसका मुंशी सीमा के घर आते हैं। अरे कोई है यहाँ? कहाँ मर गए सब? मुंशी की आवाज सुनकर सीमा बाहर आती है। नमस्ते सेठ जी। क्यों रे सीमा,
1 साल का करार तो पूरा हुआ। चल अब निकल यहाँ से, या मेरे सारे पैसे निकाल। वो सेठ जी, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, 6 महीने का समय और दे दीजिए, मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगी। ये सुनकर सेठ सीमा पर गुस्सा हो जाता है और वो गाली गलौज पर उतर आता है। क्यों रे, तू यहाँ आराम से बैठी है और मेरा कर्ज क्या तेरा मरा हुआ पति चुकाएगा? मेरे सारे पैसे सूद समेत अभी लौटा देना, समझी? वरना तुम्हारी बेटी को घसीट घसीट कर घर से बाहर निकाल दूंगा, समझी? तभी वहाँ कामिनी आती है और सेठ की बदतमीजी देखकर उसे खरी खोटी सुनाने लगती है। देखिए, आप हद से आगे बढ़ रहे हैं, इसके आगे कुछ भी बोला ना तो मैं पुलिस को बुला लूंगी, समझे आप? कामिनी की बात सुनकर सेठ चुप हो जाता है। ये तेरी छोरी कलेक्टर है क्या? ये तो बड़े घमंड से पुलिस को बुलाने की बात कर रही है। अरे सेठ जी, अपनी इस बेटी को कलेक्टर बनाने के लिए ही तो इसने कर्ज लिया था। ये सुनकर सेठ चौंक जाता है और सीमा की गरीबी पर हंसते हुए कहता है, गरीब मजदूर की बेटी और कलेक्टर, ये तो बहुत बढ़िया सपना है। मुंशी, मैं भी तो देखूं गरीब की बेटी कैसे कलेक्टर बनती है। ऐसा कहकर सेठ और मुंशी सीमा के घर से चले जाते हैं, मगर फिर सेठ ताव में आकर कहता है, अरे मुंशी जी, वो छोरी पुलिस को बुलाने की बात कर रही थी। हाँ सेठ जी, उस बेचारी को क्या पता कि पुलिस वाले भी तो पैसे वालों की सुनते हैं। तो फिर उस इंस्पेक्टर अशोक को बुला। मुंशी और उस इंस्पेक्टर अशोक से उनकी अच्छी चलती थी और वो इंस्पेक्टर अशोक और सेठ के हर काम करता था, इसलिए वो अशोक इंस्पेक्टर को बुलाता है और अपनी उसे सारी कहानी बताता है। उसकी बात सुनकर इंस्पेक्टर अशोक कहता है, अरे सेठ जी, कर्ज के बदले उस सीमा का घर ही तो चाहिए ना, समझ लीजिए मिल जाएगा। आप बस दोनों चौकी में 20-20 हजार दे दीजिए। ये कहकर इंस्पेक्टर अशोक सेठ से रिश्वत का पैसा लेकर वहाँ से चला जाता है, मगर 2 महीने तक कोई कार्यवाही उसे नजर नहीं आती। तो ये देखकर सेठ बहुत बेचैन हो उठता है। अरे मुंशी जी, लगता है उस पुलिस वाले से उस विधवा और उसकी बेटी का इलाज ना हो पाएगा, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा सेठ जी, आज ही उस सीमा को घर से बाहर निकाल कर फेंक देते हैं और उसके घर पर कब्जा कर लेते हैं। उसकी बेटी बीच में आई तो उसे भी घसीट देंगे। यही करेंगे सेठ जी, तभी तो घर पर कब्जा मिलेगा। ये कहकर सेठ अपने मुंशी और कुछ गुंडों के साथ उस गरीब सीमा के घर पहुंच जाता है उस पर अत्याचार करने के लिए। सेठ के आदमी सीमा के घर के अंदर घुसकर सारा सामान बाहर फेंकने लगते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो आप? कौन हो? ऐसे सामान क्यों फेंक रहे हो? आदमी सीमा को धक्का मारता है और तभी सेठ बोलता है, अरे चलो रे चलो, जल्दी निकालो इन्हें घर से बाहर, अब ये घर हमारा हुआ। सेठ जी, हम पर दया करो, हमें घर से मत निकालो सेठ जी। अरे आज इसकी कलेक्टर बेटी नहीं है, आखिर कहाँ गई वो? हिम्मत है तो उसे भी बुला ले, आज देखता हूँ तुम्हें कौन बचाता है। सेठ ये कह ही रहा होता है कि तभी सीमा के घर के सामने कई सारी सरकारी गाड़ियां आकर रुकती हैं। अरे तुम सब इस लड़की के साथ क्या कर रहे हो? क्या कर दिया इसने? चुप रहो सेठ जी, ये कामिनी मैडम है, हमारे जिले की नई कलेक्टर है। क्या इस गरीब की बेटी जिला कलेक्टर? जी सेठ जी, जिला कलेक्टर। अब तो यकीन आ गया होगा ना कि गरीब के बच्चे कुछ भी बन सकते हैं। ये सुनकर सेठ का सिर झुक जाता है और तभी कामिनी अपनी माँ का कर्ज चुकाते हुए कहती है, ये लीजिए, अपने कर्ज के पैसे लीजिए और जेल जाने के लिए तैयार हो जाइए। वो किस लिए कलेक्टर साहिबा? वो इसलिए कि आपने कर्ज के नाम पर मेरी माँ पर अत्याचार किया है। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लो इन्हें। कामिनी के ऐसा कहते ही पुलिस सेठ को गिरफ्तार कर लेती है।